दोस्तों, जब 2007 में पहला आईफोन आया तो उसने पूरी दुनिया का कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का नजरिया ही बदल दिया। लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करने के बजाय सीधे मोबाइल पर ही अपना पूरा काम आसान तरीके से करने लगे। ये बदलाव इतना बड़ा और तगड़ा था कि जैसे कोई नई दुनिया खुल गई हो। मोबाइल ने लोगों की जिंदगी का तरीका ही बदल दिया और ये बदलाव बहुत ही तेजी से हुआ। ठीक उसी वक्त इलॉन मस्क ने भी 2008 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला रॉडस्टर लॉन्च की। ये बहुत ज्यादा मायने रखता था क्योंकि उसने एक नया विचार दिया कि हो सकता है कि भविष्य में गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल के इंजन खत्म हो जाएं और पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कारें ही चलें। जैसे आईफोन ने मोबाइल की दुनिया ही बदल दी, वैसे ही टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो आइडिया दिया वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब इसके बीच का टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज लगभग 18 साल बाद ईवी का जो मार्केट है वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। एक बड़ी वजह है फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सुनने में अच्छा तो लगता है कि आपकी कार बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, लेकिन असलियत में ये चीज कुछ बार उल्टा असर कर रही है क्योंकि फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने में बहुत सारे खर्चे और टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं। कई बार चार्जिंग स्टेशन सही से काम नहीं करते, कहीं ज्यादा गर्मी होती है, कहीं बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, तो कहीं चार्जिंग नेटवर्क पर्याप्त नहीं होता कि हर जगह पहुंच सके। और जब चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनता तो लोगों को अपने घर या काम के पास भरोसेमंद और सुविधाजनक चार्जिंग नहीं मिलती। इससे जो लोग इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं वो हिचकिचाने लगते हैं। ऐसे में ईवी का जो एडॉप्शन है वो बहुत धीमा हो जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्या सच में ये कार मेरी जरूरतों को पूरा कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की जगहों पर भी दिक्कत होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, चार्जिंग रेट्स का महंगा होना और भी कई तरीके की टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। इसके कारण चार्जिंग नेटवर्क अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया है कि हर कोई आसानी से अपनी जरूरतों के हिसाब से कहीं भी और कभी भी अपनी कार चार्ज कर सके। तो सब मिलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आइडिया तो बहुत दमदार है और भविष्य का बड़ा हिस्सा भी है, लेकिन जब फास्ट और भरोसेमंद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं बनता तो लोगों का भरोसा थोड़ा कमजोर रहता है, जिससे ईवी का एडॉप्शन भी धीमा हो जाता है। और ये स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे आईफोन ने मोबाइल का भविष्य बदला था, लेकिन शुरुआती दौर में उसके सामने कई चुनौतियां भी थीं जिन्हें समय के साथ हल कर लिया गया। इसलिए यह समझना जरूरी है कि तकनीकी बदलाव के साथ साथ सही इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अहम होता है। जब फास्ट चार्जिंग जैसी जरूरी सुविधाएं बढ़ेंगी और बिजली की सप्लाई बेहतर होगी तब इलेक्ट्रिक कारें सचमुच हर किसी की पहली पसंद बन सकेगी और उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिलहाल तो थोड़ा सब्र और साथ में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना जरूरी है ताकि ईवी का सपना पूरा हो सके। लेकिन अब बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज और क्लीन एनर्जी के बारे में बहुत चर्चा हुई। खास तौर पर यूरोपियन यूनियन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सभी ने जोर शोर से कहा कि अब बदलाव जरूरी है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और पॉपुलेशन को भी कम करना है। लोगों ने बड़े बड़े वादे किए कि 5-6 सालों में फर्क दिखेगा और 18 साल में तो साफ नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन असल में हुआ क्या? साफ जवाब तो ये है कि जरूरी फर्क देखने को तो नहीं मिला, मतलब प्रभाव शून्य ही रहा। यानी जो हल्ला था उसकी कोई असली काट नहीं निकली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑल बार्क नो बाइट, यानी बहुत चिल्लाया गया लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं था। अब ये हुआ क्यों? तो इसका सिंपल कारण ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। 2025 के बीच में भी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी फुल ट्रांजैक्शन मतलब पूरी तसल्ली से बड़े पैमाने पर काम करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है। सच कहूं तो अभी कम से कम 10 से 15 साल और लगने वाले हैं उसे पूरा काम करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सबूत क्या है? तो सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि अभी भी कंबक्शन इंजन यानी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के लिए
क्रूड ऑयल की खपत लगातार बनी हुई है। अगर हम 2005 से लेकर 2025 तक के क्रूड ऑयल के इस्तेमाल का ग्राफ देखें तो पता चलता है कि शुरुआत में तो थोड़ा बढ़ोतरी जरूर हुई थी, फिर 2009 के आसपास फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते थोड़ी गिरावट भी हुई। उसके बाद फिर से क्रूड ऑयल की खपत बढ़ी और अब तक कम होने के बजाय क्रूड ऑयल की मांग लगातार बढ़ रही है। मतलब साफ है कि जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में आई वो कुल मिलाकर सारे व्हीकल मार्केट में बहुत ही कम हिस्सा ले पाई। इसीलिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल तो वैसा का वैसा ही बना रहा, जिससे तेल की खपत कम नहीं हुई। हाँ, एक समय जरूर आया जहां ऑयल कंजम्पशन में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और वो तब हुआ जब पूरी दुनिया में महामारी यानी पेंडेमिक आई और लोग घरों में बंद रहे, तो यात्राएं बंद हो गईं, इंडस्ट्रीज रुक गईं और उस वक्त क्रूड ऑयल की खपत अचानक और तेजी से गिर गई। लेकिन अगर बाकी सारे साल में देखिए तो तेल की खपत में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर यह हुआ कि काफी उत्साहित होकर बड़े बड़े वादे करके दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों और पर्यावरण के सुधार की बातें तो की गई, लेकिन जमीन पर अभी भी उसका असर बहुत ही कम दिख रहा है। और इसका यही कारण है कि ये ईवी टेक्नोलॉजी को अभी और भी मैच्योर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो इसे बेहतर बना सकते हैं, तभी हम सच में बदलाव देख पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए तो कंबंक्शन इंजन गाड़ियों और क्रूड ऑयल का उपयोग तो जारी रहेगा, क्योंकि व्यवहारिक वजहों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असर और बड़ा नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण कोई बड़ा फर्क हमारे तेल के इस्तेमाल या पर्यावरण पर नहीं पड़ा है। और इसकी खास वजह इसकी नॉर्मल बैटरी की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, क्योंकि अगर इन गाड़ियों को नॉर्मल तरीके से चार्ज किया जाए तो ये बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं और इमरजेंसी पर तो इसमें भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि ये कहां तक चलेंगी या कब चलेंगे। और इस वजह से लोगों का पूरी तरीके से फोकस फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ा है और यही कारण है कि अब फास्ट चार्जिंग पर दबाव भी बढ़ना शुरू हो गया है। लोग चाहते हैं कि जल्दी चार्ज हो ताकि बैकअप मिल सके और लंबे सफर पर भी कोई दिक्कत ना हो। जबकि हाइब्रिड कारों में चार्जिंग की इतनी समस्या तो नहीं होती है, ये ज्यादातर पेट्रोल या डीजल भी इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन पूरी तरीके से ईवीज की डिपेंडेंसी सुविधा के अनुसार फास्ट चार्जिंग पर बन गई है और इस फास्ट चार्जिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है वो भी काफी महंगा होता है और उसमें बहुत ही ज्यादा खर्च लगता है। और यही वजह है कि इसमें पर यूनिट का बिजली की जो लागत आती है और जो हम और आप लेते हैं वो भी बहुत महंगा पड़ता है। इसका दूसरा इम्पैक्ट हमारे ईवीज गाड़ियों के बैटरी पर भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सच में कम चलने वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे इंजन के बजाय मोटर होती है, इसलिए घिसाई पिटाई कम होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बैटरी की होती है, खास तौर पर फास्ट चार्जिंग करने पर उनमें होने वाली उम्र और खराबी। बैटरी में एक चीज होती है जिसे हम सेपरेटर कहते हैं, जो बैटरी के अंदर अलग अलग परतों को अलग अलग रखता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। लेकिन जैसे जैसे बैटरी बार बार फास्ट चार्जिंग करने में इस्तेमाल होती है तो उसमें डेंड्राइट नाम का एक माइक्रो क्रिस्टल बनता है जो धीरे धीरे सेपरेटर को डैमेज करना शुरू कर देता है और यहीं से आपकी बैटरी खराब होनी शुरू हो जाती है। मतलब आप जितना ज्यादा फास्ट चार्जिंग करते हैं आपके ईवी की बैटरी उतने ही जल्दी खराब होती है और इस वजह से बैटरी की क्षमता धीरे धीरे कम भी होती है और एक सीमा तक पहुंचने के बाद बैटरी ठीक से चार्ज या डिस्चार्ज भी नहीं हो पाती। इसका मतलब यह है कि बैटरी की लाइफ लिमिटेड होती है और समय के साथ उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। अगर गौर से देखें तो यही एक वजह है कि ईवीज का रीसेल वैल्यू भी बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन ये एक चुनौती है क्योंकि पुराने खरीदारों का अनुभव लोगों के दिमाग में रहता है और वो नहीं चाहते कि नया खरीदने वाला भी ऐसी समस्याओं का शिकार हो। इसलिए नए ग्राहक के लिए जरूरी है कि वे बैटरी की लिमिटेशन और रीसेल वैल्यू की बात को समझें ताकि बाद में धोखा न खाएं। तो सब मिलाकर बात यह है कि बैटरी की तकनीकी अभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई है और ये कार का सबसे बड़ा चुनौती वाला हिस्सा है।
अभी कंपनीज और रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं कि बैटरी की उम्र बढ़ाई जाए, खर्चा कम हो और रिप्लेसमेंट आसान बनाया जाए ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य और बेहतर हो सके। फिलहाल बैटरी की सीमाएं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। वहीं अभी भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा काम है और इसलिए इस पर रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के साथ ध्यान देना होगा और इसके साथ ही खराब बैटरियों के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो। तब कहीं जाकर ईवीज का वास्तविक फायदा मिल पाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पूरी तरह से शिफ्ट होना सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बन के रह जाएगा।